दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में आज धड़कन है चुनावों की, और इसी धड़कन पर आज एक और चीज सुनाई दे रही है, वो है मैनिफेस्टो बीजेपी का। लेकिन उसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मतदान के बीच अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी ने विकास को अपना मूल मंत्र बताया। घोषणा पत्र में कुछ बातें पुरानी हैं तो कुछ बातें नई भी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने सबको खुश करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार घोषणा हो ही गई कि बीजेपी सत्ता में आने पर अगले 5 सालों में क्या करेगी, किस राह चलेगी। इस मौके पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। मौजूदगी दर्ज कराने वालों में सुषमा स्वराज भी थी, जिन्होंने पहले कई मुद्दों पर एतराज जताया है। बहरहाल घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा, 10 साल पहले जहां देश को छोड़ा था, देश उससे और नीचे सरक गया है। बीजेपी का ये पत्र जंप की घोषणा करता है। देश को जंप लेना होगा। ये जो देश में ह्रास हुआ है, कमी आई है, हम नीचे गिरे हैं और शायद इतना नीचे कभी नहीं गिरे हैं इन पिछले 50-60 सालों। तो वहां से उठकर अगर हमें आगे जाना है, दुनिया से हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इस उछाल को आगे लेना पड़ेगा। हमें एक जंप लेनी पड़ेगी, तेजी गति से आगे चलना पड़ेगा। देश को अगर जंप लेना है, निश्चय ही पढ़ाई लिखाई की नई पीढ़ी तैयार करनी होगी। लिहाजा पार्टी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेगी। बीजेपी रिसर्च और वोकेशनल शिक्षा पर जोर देगी। उच्च शिक्षा में सुधार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में शिक्षक की कमी दूर की जाएगी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की समीक्षा की जाएगी। नेशनल ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पढ़ाई को पूरी तरह से रोजगार से जोड़ा जाएगा। राजनीतिक सेहत बदलने पर आमादा बीजेपी सत्ता में आने पर पूरे देश की सेहत को सुधारने का काम करेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि सारे सरकारी अस्पताल सुधारे जाएंगे। हर सूबे में एक एम्स बनेगा। आयुर्वेद को आगे ले जाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। जड़ी बूटियों का बेहतर बाजार बनाया जाएगा और हर घर में शौचालय होगा। महंगाई की मार झेल रहे देश को बीजेपी अर्थ योग सिखाएगी। मोदी की तर्ज पर निवेश पर जोर होगा। कई बार जो टैक्स की नीति बनाई है सरकार ने, उससे लोगों को लगता है कि ये कोई आतंकवाद है टैक्स का, टैक्स टेररिज्म हो रहा है। 10 साल पुरानी चीज़ों के ऊपर बाकी वापस जाके कुछ नीतियां बनाई जाएं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे। और अगर इकोनॉमी को आपने आगे ले जाना है तो उसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट ये करना ज़रूरी है। उसके सारे रास्ते इसमें सुझाए हैं, कैसे किया जाएगा। यूं तो भारत अब चमकते दमकते शहरों का भी देश है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भारत की आत्मा अब भी गांव में ही बसती है। इसलिए बीजेपी के सत्ता में आते ही ग्राम सुधार होगा। एक तो देश भर में गैस ग्रिड की स्थापना करना, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव में, जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें, वाईफाई जोन्स उनको मिल सकें। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मदरसों का भी आधुनिकीकरण होगा। माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात मैंने पहले भी कही थी, और उसके लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन, ये वाजपेयी जी के ज़माने में हम लोगों ने शुरू किया था कि हर एक मदरसा जो चाहे उसे एक साइंस और मैथमेटिक्स टीचर केंद्रीय सरकार अपने खर्चे पर देती थी। हम इसी का और विस्तार करेंगे और मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। तमाम आला नेताओं ने कुछ ना कुछ कहा और सरकार बनाने का दम भी भरा। पीछे छूट गए तो वो तमाम मुद्दे जिनके दम पर बीजेपी आज यहाँ तक पहुँची है। नई पीढ़ी यानी मोदी इस बात को जानते हैं कि पुराने मुद्दों से नाता नहीं टूटने वाला, तभी तो वो विकास की बात कर दोनों मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं। घोषणा पत्र में कुछ विवादित विषय मसलन मंदिर निर्माण और आर्टिकल 370 खामोशी से अपनी जगह पा गए। मोदी ने विकास का नारा दिया और समावेशी विकास का नारा दिया, ऐसा विकास जहां सबके जीवन में प्रकाश हो। आडवाणी ने घोषणा पत्र पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। बोले, जो मोदी की अगुवाई में हो रहा है वह आनंद दे रहा है। मोदी और बीजेपी के लिए इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। केजरीवाल की नजर दिल्ली की 7 सीटों पर है। लगातार 7 दिन तक केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर रोड शो करते रहे। केजरीवाल लोगों को दिल्ली की कुर्सी छोड़ने की वजह बता रहे हैं।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर एक साथ हमला कर रहे हैं। आज केजरीवाल का रोड शो वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में था। यहां से भी पी चिदम्बरम पर जूता उछालने वाले जर्नैल सिंह मैदान में। के खिलाफ देश की सबसे मजबूत आवाज अरविंद केजरीवाल। भारी जनसमर्थन से उत्साहित केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह ने पी चिदम्बरम पर जूता उछाला था। केजरीवाल इसे भ्रष्टाचार के प्रति उनके गुस्से के तौर पर देखते हैं। आज जर्नैल सिंह संसद पहुंचने की दौड़ में शामिल है। वेस्ट दिल्ली में सिखों की खासी आबादी है। जाहिर है केजरीवाल ने इसी वजह से जर्नैल सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल को भरोसा है कि जर्नैल सिंह कांग्रेस और बीजेपी को मात देकर संसद का सफर शुरू करेंगे। पश्चिमी दिल्ली का ये मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट से अपने 2 धाकड़ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी महाबल मिश्रा पूरे जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भी बीजेपी के टिकट से ताल ठोक रहे हैं। तीनों उम्मीदवार डंके की चोट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वेस्ट दिल्ली के इलाके में जर्नैल सिंह का इस बार मुकाबला है प्रवेश वर्मा से। साथ ही अगर कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी टक्कर मिल रही है जर्नैल सिंह को, तो इस नाते से देखें तो काफी अहम सीट जर्नैल सिंह किसी यहाँ पर उतरे, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जर्नैल जी किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? अभी अरविंद ने रोड शो किया है। समर्थन तो इतना ओवरवेलमिंग है कि आप ऐसा लगता है कि कोई रिकॉर्ड बनेगा। जनता इतना बदलाव चाहती है और उसको विकल्प मिल चुका है। दिल्ली में केजरीवाल का ये छठा रोड शो है। केजरीवाल रोड शो में सीधे लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। सिख बहुल वाले इस इलाके में आम आदमी पार्टी ने जर्नैल सिंह को टिकट देकर सिख वोट को पक्का करने की कोशिश की है। बहुत मदद मिलेगी जी, हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाएंगे अरविंद जी के आने से 100%। किस तरीके की फाइट आपको लगता है? जर्नैल सिंह फाइट में है, कांग्रेस बीजेपी को फाइट दे पाएंगे यहाँ से? सर कांग्रेस फाइट में नहीं है, आम आदमी पार्टी विनिंग है यहाँ पे 100% विनिंग है। कोई चांस नहीं किसी और का यहाँ से वेस्ट दिल्ली से जीतने। केजरीवाल के मुताबिक वो दिल्ली से भागे नहीं थे, बल्कि जन लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए ज्यादा ताकत पाने के लिए लोगों के बीच आए हैं। बिजली पानी के मुद्दे पर भी केजरीवाल सफाई दे रहे हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता केजरीवाल के दावों को परख रही है और 10 अप्रैल को दिल्ली अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। करीब 9 भाषाओं में फिल्मों में काम कर चुकी नगमा माननीय सांसद बनने की दौड़ में है। कांग्रेस ने नगमा को मेरठ से टिकट दिया है। पार्टी के स्थानीय नेता नगमा को टिकट दिए जाने से खासे नाराज थे, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के दखल के बाद नगमा को अब समर्थन मिल रहा। सियासत में ऐसी सक्रिय भूमिका की ख्वाहिश तो पिछले आम चुनाव से ही थी नगमा को, कुछ इतनी कि मेरठ से टिकट नहीं मिला तो नाराज भी हो गईं। लेकिन इस बार मेरठ में वो 5 साल पुरानी मुराद पूरी हो रही है। हालांकि चुनावी मैदान में शुरुआत नेगेटिव खबरों से हुई नगमा की। पहले कांग्रेस विधायक गजराज शर्मा पर छेड़खानी का आरोप लगा। उसके कुछ दिन बाद एक चुनाव सभा में नजदीकी और भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते एक युवक को नगमा ने थप्पड़ जड़ दिया। दोनों मामलों को लेकर खूब बवाल हुआ, सुर्खियां भी खूब बनी। नगमा इन्हें अब दरकिनार कर अपने असली अभियान में जुट चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वही एक रिश्ता है हम सब के बीच में। इट्स बिकॉज ऑफ मैं एक स्टार हूँ तो उन लोगों के बीच में पहले से पहुँचती आ रही हूँ और इस किरदार में भी उनको भरोसा है कि बाकी जो प्रत्याशी हैं उनसे बेटर मैं ही करूँगी। नगमा को पूरा पता है मेरठ में उनके सामने चुनौती दोहरी है। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने से लेकर चुनावी समीकरण को भी साधना है। 2009 के चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को जीत में बदलना है। लोगों की ये राय भी बदलनी है कि नगमा बाहरी है। चुनाव मैदान के अंदर एक ग्लैमर की एंट्री जरूर हुई है, बाकी कुछ असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिए वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आपको लगता है लेकिन एक जो उदासीन माहौल हो गया था उनके आने से उन्होंने झटका, मैंने कहा ना कि हाँ एक उसके अंदर ग्लैमर जुड़ गया है और मैं समझता हूँ कि उस ग्लैमर के आकर्षण की वजह से खुद प्रत्याशी हमारी परेशान है। वो बराबर शिकायत करती रहती हैं कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। वो कहीं भी कांग्रेस का कोई भला नहीं कर पाएंगी। नगमा के साथ ग्लैमर ही सही, इसकी बदौलत कांग्रेस को एक फायदा तो हुआ है। नगमा के आने से टिकट को लेकर गर्मा रहा स्थानीय असंतोष थमने लगा। लोकल यूनिट खुश है, नगमा जी फिल्म स्टार हैं, उनको बहुत ज्यादा खुश है और उसका आप देखते होगे चारों तरफ बहुत ज्यादा उत्साह सब लोगों में है और सब पूरी पार्टी बड़े दिल से बड़े अच्छी तरीके से हम लोग पूरा इलेक्शन उनका कैंपेन कर रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हो कि ये उसमें कुछ आदमी रहते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी उनकी प्राइवेसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं कि भाई चलो बाकी जितने प्रोग्राम हो रहे हैं कम्युनिकेशन गैप नहीं। नगमा के आने से अंदरूनी कलह थमी तो जरूर है, लेकिन असंतोष की वो आंच पूरी तरह नहीं बुझी। जैसे मेरठ की इस सभा को ही लीजिए। सभा में हंगामा इतना हुआ कि नगमा अपनी गाड़ी से ही नहीं उतर पाई। दरअसल इस सभा में नगमा को शाम 4 बजे पहुंचना था। नगमा के आने की खबर सुन दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन जब तक नगमा पहुंचती तब तक रात हो चुकी थी। चुनाव के दौरान 2 घंटे की देर आम होती है, लेकिन यहां तो लोगों के सब्र का बांध ही टूट गया। नगमा बिना सभा को संबोधित किए ही लौट आईं। नगमा की सोच दुरुस्त है, लेकिन चुनावी समीकरण उतने ही उलझे हुए। वोटिंग में अब गिने चुने दिन रह गए हैं, लेकिन अंदरूनी असंतोष रह रहकर उभर रहा है। ऐसे में जीत की राह आसान नहीं लगती नगमा की। पंकज उपाध्याय, मेरठ, आज तक। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी अमित शाह को भड़काने वाले बयान देने पर नोटिस जारी किया है। अमित शाह पर लोगों को धार्मिक आधार पर भड़काने का आरोप है। चुनाव आयोग ने अमित शाह को 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अमित शाह पर मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों को भड़काने का आरोप है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे पहले अमित शाह पर इसी मामले में एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में इमरान मसूद को जेल हो जाती है, जबकि अमित शाह पर कार्रवाई नहीं होती है। मुझे घोर आपत्ति इस बात की है, मैं हालांकि बहुत निंदा करता हूं इमरान मसूद के उस बयान की, लेकिन इमरान मसूद पर केस रजिस्टर होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, और अमित शाह पर 2 बार एफआईआर दर्ज होती है लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। ये तो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार को क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, क्या है ये?